हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हिंदी। फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, तो वो सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है। ये आज की हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपके लिए 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहे हैं और आप भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए अपने घर पे, चाहे आप नेट से डाउनलोड करके करें, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठाएं। लेकिन जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उस कंपटीशन टेस्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, उन सब की आप प्रैक्टिस कीजिए। उससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपके बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे और हम अपनी सीरीज़ तो ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, आपको क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए। फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं DSSB की या KVS की या HTET जो आने वाला है उसकी, तो आप उन सब के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन सबको भी हेल्प मिले। अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। जो हमारे काल हैं, जो हमारे आदिकाल हैं, भक्ति काल है, आधुनिक काल है, रीति काल है, इन सब का नामकरण विशेष प्रवृत्ति के अनुसार किसने किया? तो वो किया हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हमारी रचनाएं हैं उनकी विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? तो इसमें हम ऑप्शंस देखेंगे। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियां पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, ये तो फ्रेंड्स होना चाहिए। रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख भी होना चाहिए। साहित्यकारों की प्रकाशित या प्रकाशित रचनाएं, ये भी होना चाहिए। लेकिन जो हमारा इसमें रचनाओं का मौखिक उल्लेख, तो ये लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता क्योंकि ये मौखिक उल्लेख है, ये लेखन में हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें पूछा है नहीं है। आप जब भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब पेपर सेट किया जाता है तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सेट किए जाते हैं। क्योंकि हम जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस को अच्छे से रीड नहीं करते, जिस वजह से हम आंसर गलत टिक कर देते हैं और वहीं पे हमारा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। हमारा पॉइंट वहाँ पे 1 नंबर भी जाता है और साथ में 0.25 हमारे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो प्लीज़ जब भी आप एग्ज़ाम दें तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। आप बहुत ध्यान से देखें कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा हजारी प्रसाद द्विवेदी की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? ऐसी कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं की है? तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हमारा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। उसके बाद है हिंदी साहित्य की आलोचना, फिर है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। फिर है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसमें जो बी ऑप्शन है हमारा हिंदी साहित्य की आलोचना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। तो ये इसका आंसर होगा। जो फ्रेंड्स हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो ये रचनाएं हैं, इन रचनाओं का समय मैं आपको यहाँ बताऊंगी। जो हमारी है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये है 1940 ईस्वी में लिखी थी इन्होंने। जो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास है वो 1952 की रचना है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी 1952 ईस्वी की रचना है। ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं फ्रेंड कि आपको पुस्तक का नाम दे दिया और उसका सन पूछ लिया कि ये कौन से सन में लिखी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का क्या समय बताया है? तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन है फ्रेंड। फर्स्ट में हमारा 1050 से 1350 है। सेकंड में हमारा 1075 से 1350 है। थर्ड में हमारा 1050 से 1375 है। और फोर्थ है हमारा डी ऑप्शन है 1000 से 1350। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सी ऑप्शन 1050 से 1375। ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये टाइम बताया था। जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है उन्होंने 4 भागों में बांटा था हमारे साहित्य को। वो 4 सॉरी फ्रेंड्स, 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है, जिसमें वीरों की रचनाएं होती हैं, इसलिए इसको वीर गाथा काल भी कहा है। हम आगे जो हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम कंटेंट करा रहे हैं, उसमें मैं आपको कंप्लीट आदिकाल के बारे में, रीतिकाल के बारे में, आधुनिक काल, भक्ति काल, बिल्कुल डिटेल में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा आदिकाल है उसका टाइम बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1050 से 1375। उसके बाद जो हम सेकंड जो काल उन्होंने जो कहा था वो है पूर्व मध्यकाल, जिसको हम भक्ति काल कहते हैं। उसका समय उन्होंने दिया था 1375 से 1700 विक्रम संवत। उसके बाद थर्ड है उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल भी कहा जाता है, उसका समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत। और फोर्थ लास्ट है हमारा आधुनिक काल, जिसको हम गद्य काल भी कहते हैं, उसका समय था 1900 से 1984 विक्रम संवत। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया गया था। सभी विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से किया है। ये भी आपकी क्लास में जो लूँगी उसमें आपको सभी विद्वानों ने जिस जिस विद्वान ने जिस जिस नाम से इन कालों को विभाजित किया, जो जो सन उन्होंने बांटे, वो सब कुछ कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स, अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे आपको, जर्मन, हिंदी, अंग्रेजी एंड फ्रेंच। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फ्रेंच भाषा। कौन सी भाषा में लिखा गया था? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और इस पुस्तक के लेखक है गार्सा द तासी। ये गार्सा द तासी की रचना है। और ये जो पुस्तक है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया था। और इसके जो 2 भाग है उनका प्रकाशन अलग अलग समय में हुआ था। एक तो हुआ था 1839 यानी 1839, और एक हुआ था 1847 यानी 1847 ईस्वी में। और यह जो पुस्तक है इसके द्वितीय संस्करण में 3 भागों में व्यक्त हुई थी, जिनका प्रकाशन 1971 में हुआ था। और जो हमारी जो ये गार्सा द तासी की पुस्तक है, बहुत सारे हिंदी और उर्दू के बहुत सारे कवि थे जिन्होंने इनका विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मिनीषी का कथन है? मिनीषी यानी किस विद्वान का कथन है? तो इसके 4 ऑप्शन है, पंडित रामचंद्र शुक्ल, सेकंड है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है हमारा पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, और डी है हमारा डॉक्टर नगेंद्र। तो इसमें हम देखते हैं इसका राइट आंसर है हमारा सी यानी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये उनके द्वारा कहा गया कथन है, उन्होंने साहित्य के बारे में ये कथन कहा था। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम साहित्य इतिहासकार कौन हैं? जिन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। काल विभाजन यानी जिन्होंने हिंदी साहित्य को बांटा था, जैसे 4 भागों में बांटा है। मेनली 4 भाग है, पर बहुत सारे विद्वानों ने किसी ने 6 भाग में भी, किसी ने 8 भाग में बांटा है। वो हम अपनी क्लास में डिटेल में पढ़ाई करेंगे। तो सर्वप्रथम किसने बांटा था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पंडित राहुल सांकृत्यायन, बी है हमारा जॉर्ज गियर्सन, सी है पंडित रामचंद्र शुक्ल, और डी है मिश्र बंधु। तो जो हमारे जॉर्ज गियर्सन है यानी बी ऑप्शन, उन्होंने सर्वप्रथम काल विभाजन किया था हमारे इतिहास का। सबसे पहले काल विभाजन किसने किया था? गियर्सन ने। और जो गियर्सन ने जो काल विभाजन किया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने 11 तरीके से हमारे जो इतिहास है जो हिंदी साहित्य है उसको 11 भाग में डिवाइड किया था। सबसे पहले उन्होंने दिया था चारण काल, फिर उन्होंने कहा था 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, थर्ड था जयसी की प्रेम कविता, फोर्थ था ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, फिफ्थ था मुगल दरबार, सिक्स्थ था तुलसीदास,
सेवन्थ था रीति काव्य, 8th था तुलसीदास के अन्य परवर्ती, जो भी उनके बाद हुए, परवर्ती का मतलब बाद वाले। 9th है 18वीं शताब्दी, 10 है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11 है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इन्होंने इस तरह से काल विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदि काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने जो आदि काल है उसको वीर गाथा काल कहा था, लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल ने जो वीर गाथा काल कहा था तो उसको आदि काल नाम किसने दिया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल को आदि काल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा था? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप जैसे DSSS PGT का 2018 का पेपर उठा के देखेंगे, उसमें ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं शिफ्ट्स में। तो ये क्वेश्चन है हमारा, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? इसके 4 ऑप्शन है, श्री कृष्णलाल, बी है परशुराम चतुर्वेदी, सी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डी है हमारा मिश्र बंधु। तो इसका राइट आंसर है हमारा मिश्र बंधु, यानी मिश्र बंधु ने रीति काल को किस नाम से बुलाया था? अलंकृत काल के नाम से। फ्रेंड्स, आज हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन NVS में आया हुआ क्वेश्चन है, जो 2019 में NVS का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 4। फर्स्ट ऑप्शन है 1000 यानी 1000 ईस्वी, बी है आपका 700 ईस्वी, सी है आपका 1050 ईस्वी और डी है आपका 693 यानी 693 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर यही है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन 693। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 693 से माना है। और उन्होंने जो सबसे पहले काल विभाजन में सबसे पहला नामकरण किया था संधि काल, जो संधि काल उन्होंने कहा और उसका समय उन्होंने बताया 693 से 943। फ्रेंड्स, जो मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी काल विभाजन के ऊपर, उसमें मैं डिटेल में आपको राम कुमार वर्मा ने जो भी काल, जो हिंदी साहित्य को जितने कालों में डिवाइड किया है सन के साथ में आपको कराऊंगी। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और वहाँ से राइट डाउन कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं वीडियोस। प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़िए और मेरी इन वीडियोस को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप किसी भी क्लास को मिस ना कर सके। क्योंकि आपको अच्छे से पता है, क्लास अगर मिस होगी तो आपका कंटेंट रह जाएगा, आप उसको बाद में वॉच कर सकते हो, बट अपनी क्लासेस को मिस ना कीजिए और कंटिन्यूसली मेरे साथ जुड़िए और अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर कीजिए मेरे साथ जुड़ के फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।